तो सऊदी अरब से हुए समझौते के बाद ईरान ने तय किया कि वो यमन में हूथी विद्रोहियों को हथियार नहीं देगा। सऊदी अरब और ईरान पिछले कई साल से यमन में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि यमन में सऊदी अरब हूथी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ता है और ईरान हूथी विद्रोहियों के साथ। हूथी विद्रोही जिन हथियारों से यमन की सरकार से लोहा लेते हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि ईरान से आते हैं, जिनके दम पर यमन के उत्तरी हिस्से पर हूथी विद्रोहियों का कब्जा है। लेकिन चीन की वजह से ईरान और सऊदी अरब के बीच हुआ समझौता यमन में हूथी विद्रोहियों का बड़ा नुकसान करवा सकता है, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब के सामने हामी भरी कि फिलहाल वो हूथी विद्रोहियों को हथियार नहीं देगा। जिसका मतलब यह हुआ कि हूथी विद्रोहियों को ईरान ने ऐसा झटका दिया जिससे उबर पाना उनके लिए मुश्किल होगा। यमन में शिया और सुन्नी मुसलमानों का झगड़ा है और यही झगड़ा वहां ईरान और सऊदी अरब को आमने सामने खड़ा करता है, क्योंकि ईरान में शिया मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और हूथी विद्रोही भी इसी समुदाय के हैं, जबकि सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और इसी वजह से वो यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने वाले सुन्नी मुसलमानों के साथ है। लेकिन बदले हुए समीकरण में यमन में भी समीकरण बदलता नजर आया, क्योंकि ईरान ने पहली बार खुलकर कहा कि वो हूथी विद्रोहियों को हथियार नहीं देगा, जिसके बाद सऊदी अरब ने उम्मीद जताई कि यमन में सालों पुराना गृह युद्ध रुक सकता है। इधर संसद सत्र का 5वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे की वजह से दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए, क्योंकि विपक्ष के नेता एक बार फिर अदानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़े रहे, जबकि बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। वहीं राहुल गांधी लगातार दूसरे दिन लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर सदन में बोलने के लिए वक्त भी मांगा, लेकिन बीजेपी लंदन में दिए गए उनके बयान पर माफी की मांग पर अड़ी रही। उधर चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि किम जोंग उन आधे घंटे में अमेरिका को तबाह कर सकते हैं। कहा गया कि उत्तर कोरिया के पास ऐसी खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिससे वो अमेरिका का नामो निशान मिटा सकता है। यानी अगर एक बार किम जोंग उन ने मिसाइल दाग दी तो ऐसी तबाही आ सकती है जिसके बारे में अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चीन के वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ 33 मिनट में ही अमेरिका की धरती पर तबाही मचा सकती है। ये दावा ऐसे समय में किया गया जब अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव अपने चरम पर है। अब तक किम जोंग उन लगातार अमेरिका को आंखें दिखाते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उत्तर कोरिया के मीडिया का दावा है कि इसीलिए किम जोंग उन ने एक और खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और ये दिखा दिया कि अगर अमेरिका उनकी धमकियों को हल्के में लेगा तो उसे आगे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने इस मिसाइल का परीक्षण अपने सामने ही करवाया, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई। दावा किया गया कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिसाइल टेस्ट को देखा। बताया गया कि जिस नई हवासंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया उसकी रेंज में अमेरिका समेत दुनिया के कई देश होंगे। उत्तर कोरिया के मीडिया का दावा है कि किम जोंग उन ने ये मिसाइल अपने दुश्मनों में डर पैदा करने के लिए ही दागी, ताकि वो उत्तर कोरिया से भिड़ने की हिम्मत न कर पाएं। किम जोंग उन ने इस मिसाइल का परीक्षण कर एक बार फिर सीधे तौर पर अपने कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका को अपने इरादे साफ कर दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी देश उन्हें आंखें दिखाए। खबर है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच जारी मिलिट्री ड्रिल से आग बबूला हुए किम जोंग उन ने इस हफ्ते कई मिसाइलों के परीक्षण किए, क्योंकि उन्होंने पहले ही इन दोनों देशों को सैन्य अभ्यास न करने की चेतावनी दी थी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने वही किया जो उत्तर कोरिया नहीं चाहता था। खबर है कि इसीलिए किम जोंग उन ने भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दोनों देशों को अपनी ताकत दिखा दी, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखती है। ये हजारों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन पर वार करके उसका नामो निशान मिटा सकती है। यानी उत्तर कोरिया से टकराना किसी भी देश को बहुत भारी पड़ सकता है। खबर है कि किम जोंग उन के ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्ट के बाद दक्षिण कोरिया भी पूरी तरह से सतर्क हो गया, क्योंकि दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रहा तनाव कभी भी जंग की सूरत ले सकता है। इसीलिए उसने भी अमेरिका के साथ जारी मिलिट्री ड्रिल में पूरी ताकत झोंक दी। असल में बीते कुछ महीनों में उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ा है, क्योंकि वो लगातार उसके दुश्मन देश दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा है और खबर है कि इसीलिए अब किम जोंग उन ने भी अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का प्लान बना लिया। इधर बीएसएफ के बाद अब सीआईएसएफ में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी और ये बताया कि सीआईएसएफ में खाली पदों पर अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छूट को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी किया गया। गृह मंत्रालय ने एक हफ्ते पहले बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया था। ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका ने काला सागर में फिर ड्रोन भेज दिया है। बताया गया कि काला सागर में कई घंटे तक उड़ने के बाद अमेरिका का यह ड्रोन क्राइमिया पहुंचा। उसके अलावा उसने रूस के एक शहर की भी जासूसी की। RQ-4 ग्लोबल हॉक नाम का यह अमेरिकी ड्रोन खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर है। इसके अलावा यह ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन से आकार में बड़ा भी है, जिसे रूस ने काला सागर में 2 दिन पहले मार गिराया था। इस बीच रूस ने अमेरिका के ड्रोन का शिकार करने वाले अपने 2 सैनिकों को सम्मानित किया। उन्होंने मंगलवार को लड़ाकू विमानों के जरिए अमेरिका के ड्रोन पर हमला किया था।
और उसे काला सागर में गिरा दिया था। रूस का आरोप है कि अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन काला सागर के ऊपर मंडरा रहा था, जिसे रोकने के लिए उसके 2 सुखोई विमानों ने उड़ान भरी और उसे क्राइमिया के करीब पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। और उन्हीं 2 सुखोई विमानों को उड़ाने वाले पायलटों को रूस के रक्षा मंत्री ने सम्मानित किया। 1 साल से लंबे वक्त से जारी इस युद्ध में ये पहला मौका था जब अमेरिका और रूस का सीधा सामना हुआ। हालांकि इस सैन्य कार्रवाई के बाद रूस ने दावा किया था कि उसने ये कदम आत्मरक्षा के लिए उठाया था। उसका आरोप है कि अमेरिकी ड्रोन उसके इलाके में घुसा, जिसके जवाब में उसने हमला कर उसे काला सागर में ढेर कर दिया। और इधर समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा। रामपुर MP MLA कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। यानी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। रामपुर MP MLA कोर्ट ने फर्जी प्रमाण पत्र केस में उनको सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। उधर फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल ने एक बार फिर वेस्ट बैंक के जनीन शरणार्थी कैंप पर धावा बोला और वहां 4 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी। इस महीने ये तीसरी बार है जब इजरायल की सेना ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जनीन इलाके में हमला बोला, जिसके बाद सैकड़ों फिलिस्तीनी इजरायल की सेना का रास्ता रोकने के लिए सड़कों पर उतर आए। आरोप है कि उनसे निपटने के लिए इजरायल की सेना ने फायरिंग कर दी। फिलिस्तीन के मुताबिक फायरिंग में उसके 4 नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें एक 16 साल का लड़का भी शामिल है। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने एक बार फिर आतंकियों को पकड़ने के नाम पर वहां के मासूम लोगों को निशाना बनाया, जबकि इजरायल ने दावा किया कि उसने वेस्ट बैंक में छिपे चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों पर हमला बोला था। लेकिन जैसे ही इजरायल के जवान जनीन शरणार्थी कैंप के पास पहुंचे, हर बार की तरह फिलिस्तीनियों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया और उन्हीं का जवाब देने के लिए इजरायली सेना ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। इजरायल ने आरोप लगाया कि फिलिस्तीनियों ने वहां भीड़ के बीच छिपे चरमपंथी संगठन हमास के 2 लड़ाकों को बचाने की कोशिश की और इसी वजह से उसकी सेना को वहां फायरिंग करनी पड़ी। इजरायल ने दावा किया कि जनीन में मारे गए 4 लोगों में 2 लोग हमास से जुड़े थे, जबकि फिलिस्तीन आरोप लगा रहा है कि इजरायल ने उसके 4 नागरिकों की हत्या कर दी। इस महीने ये तीसरी बार है जब इजरायल ने वेस्ट बैंक के जनीन इलाके पर धावा बोला। इससे पहले पिछले हफ्ते भी वहां इजरायली सेना की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 रोज पहले ही खबर आई थी कि इजरायल के हमले में वहां 6 लोगों की जान चली गई। इधर हफ्ते के आखिरी दिन कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में बढ़त जारी रही। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए और शेयर बाजार की इस तेजी की वजह से एक दिन में ही निवेशकों को 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स 355 अंक चढ़कर 57,989 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 140 अंक उछलकर 17,125 पर बंद हुआ। उधर आतंकी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को रोकने के लिए पाकिस्तान तालिबान के साथ माइंड गेम खेल रहा है। वो तालिबान को तख्ता पलट का डर दिखाकर उन पर दबाव बनाने में जुटा है। पाकिस्तान ये माहौल बना रहा है कि अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में वापसी कर सकता है, जो तालिबान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है कि तालिबान ये कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में वापस आए। इसी वजह से वो तालिबान को तख्ता पलट का डर दिखाकर TTP को रोकने के लिए उन पर दबाव बनाने में लगा है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान TTP को कंट्रोल करे, क्योंकि ये आतंकी संगठन खुद को तालिबान का ही हिस्सा बताता है। इसी वजह से शहबाज शरीफ तालिबान पर दबाव बनाने के लिए उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा होने पर फरवरी में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई देशों की बैठक हुई थी और उस बैठक में यूक्रेन जंग के साथ अफगानिस्तान के हालात और आतंकी संगठन TTP के बढ़ते खतरे पर भी चर्चा की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के मीडिया ने यह दावा किया था कि अफगानिस्तान में तालिबान का तख्ता पलट हो सकता है और अमेरिका एक बार फिर वहां वापसी कर सकता है। इसी बात का डर दिखाकर पाकिस्तान इस कोशिश में जुट गया कि तालिबान TTP पर लगाम लगाएं। कुछ रोज पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और ISI चीफ नदीम अंजुम TTP के पर कतरने के लिए तालिबान के पास पहुंचे थे। उस दौरान ये दावा किया गया था कि तालिबान ने TTP पर कार्रवाई करने से ही मना कर दिया था। इसी वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका का डर दिखाकर तालिबान पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू की, ताकि वो TTP को कंट्रोल करने में उसकी मदद करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती TTP है और उससे निपटने में पाकिस्तान पूरी तरह फेल हो चुका है।